बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बेटा आप लोगों से जेई सितंबर 2 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो हमारा पेपर हुआ है आईआईटी का, हम उसकी बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आईआईटी जेई ने इस साल पूछे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को एक बहुत बड़ा सा डर था कि यार आईआईटी जेई ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है जो बच्चे इस साल आईआईटी जेई देंगे है ना, वो भी देखते हैं कि सोच रहे होंगे कि भाई 2020 में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। या एक्चुअल में ये भी हो रहा होगा कि 13 सितंबर को नीट का पेपर आ रहा है, तो वो भी बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई आईआईटी जेई में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसा पेपर आया है। तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटा पेपर कोई टफ नहीं आया, पेपर बहुत नॉर्मल थे। आप लोगों को बस बशर्ते अपने कंसेप्ट को रिकॉल करने की जरूरत थी। बेटा आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा, आपने क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस लगाए, आपको सच बता रहा हूं मैं आपका कि आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से घुमा फिरा के सब कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही थे। यदि मैं फिजिक्स की बात करूं प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से ये मान लो जो न्यूमेरिकल पोर्शंस था वो 11th से ज्यादा लिया गया है। न्यूमेरिकल पोर्शन कहां से लिया गया है बेटा? 11th पोर्शन से। ठीक है, और इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट आपका आया है 12th क्लास से। थ्योरेटिकल पार्ट कहां से लिया गया है बेटा? 12th क्लास से। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि न्यूमेरिकल ज्यादातर आपसे 11th क्लास से पूछे हैं और थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका 12th क्लास से ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो आप नीट वालों बच्चों को तो पता है कि 11th क्लास का वेटेज ज्यादा होता है फिजिक्स में जब आप जाओगे पेपर देने के लिए। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमें सर ऐसे कौन से ज्यादा चैप्टर्स थे जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। हाँ, तो मैं ये बात भी बता दूं बेटा कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर से, किसके अंदर से? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर से बेटा 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन, जिसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन, कैपेसिटर का एक क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड से 2 क्वेश्चन। मेरी बात आप समझ में आ रही है आप लोगों को? और लास्ट में यदि आप देखेंगे तो अल्टरनेटिव करंट का क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन था इंडक्शन के अंदर से। इंडक्शन के अंदर से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया इस बार। तो नीट वाले बच्चों बेटा आपको ये चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा इस बार जो हुआ है, मतलब उसको कह सकते हैं एक ना सरप्राइज ही है, वो था मैकेनिक्स का बेटा। मैकेनिक्स के अंदर से बेटा 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चंस मैकेनिक्स के अंदर से आए हैं बेटा। ठीक है, जिसमें सर्कुलर मोशन से एक क्वेश्चन आया है, रिलेटिव मोशन से एक क्वेश्चन आया है, रोटेशनल से 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें रिजिड बॉडी जो होता है डायनामिक से 2 क्वेश्चन, और सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे यूनिट और डायमेंशन का एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का बेटा। दूसरा क्वेश्चन ग्रेविटेशन का क्वेश्चन लो लेंथी टाइप का था। ठीक है, बात मैं मॉडर्न फिजिक्स की करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में भी तीसरे नंबर पर मॉडर्न फिजिक्स के भी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए मॉडर्न फिजिक्स से भी बेटा। ओके, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से क्वेश्चन लिया है, वेव्स वाला क्वेश्चन लिया उन्होंने, और एक डी ब्रोगली बेवलेन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं अभी क्या क्या लिए गए हैं, आप उस चीज को भी देखेंगे बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हीट और थर्मोडायनामिक्स।
हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से सिंपली ओनली वन क्वेश्चन आया है बेटा, एक क्वेश्चन पूछा है। लेकिन मेडिकल वाले बच्चों को मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपके सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके आएंगे और अच्छी सी मेहनत करेंगे जिससे कि आप ये क्वेश्चंस कर पाएं। तो मोस्टली ओवरऑल मैंने आपको बता दिया जहां जहां से, और एसएचएम में क्वेश्चन पूछा, एसएचएम में स्ट्रिंग वेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। ये तो हमने देख लिया कि ओवरऑल, यदि ओवरऑल पेपर के एनालिसिस की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट थी और लो लेंदी कहेंगे इसको, लो लेंदी। यदि कुछ लेंदी बोलना ही है तो लो लेंदी इसको बोलेंगे, नॉट ए पूरे फुल लेंदी इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूं, और मैं आप लोगों को, क्योंकि बच्चों लोगों से पूछ के हमने भी आपका एनालिसिस तैयार किया है, हमारी टीम ने भी, तो मैं आप लोगों से एक एक चीज की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले आईआईटी जेईई का पहला जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आया बेटा, आप लोग देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, देयर आर 2 मैग्नेट P एंड T, देयर आर 2 मैग्नेट P एंड T, P इज यूज्ड अ परमानेंट मैग्नेट, ये है आपकी परमानेंट मैग्नेट। आपको पता होता है परमानेंट मैग्नेट ऑफ द मटेरियल के लिए आप क्या खास बात रखते हो। क्वेश्चन आपके आया, जैसे ही क्वेश्चन आया तुरंत आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन चलना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के अंदर क्या उसकी मेटल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली चीज है ना, क्योंकि क्वेश्चन में रिटेंटिविटी और कोरिसिटिविटी के उसमें दे रखा है। तो परमानेंट मैग्नेट तो आपको पता है हाई रिटेंटिविटी रखती है और हाई कोरिसिटिविटी रखती है कि नहीं है, यानी कि इसमें तो दोनों चीज हाई मिलती है। और टी एज ए क्या इस्तेमाल किया, टी इज यूज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर। टी यानी कि जो टी वाला मेटल मैग्नेट होती है वो किसमें होती है, ट्रांसफॉर्मर में यूज की गई। अब आपको पता है ट्रांसफॉर्मर में तो भैया लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरिसिटिविटी है कि नहीं है। तो अब ऑप्शन देखो, कह रहा है देन द करेक्ट ऑप्शन आर पी हाई रिटेंटिविटी लो, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि पी तो दोनों ही हाई हाई होता है और हाई हाई वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है टी हैज लो करेक्टिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, यानी कि जो टी है ये हमारा ऑप्शन मिल गया। इसका मतलब है 3 ऑप्शन में से हमें यह पता था कि जो P है, जो परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स होते हैं वो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरिसिटिविटी रखते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेट इस्तेमाल होती है वो लो रिटेंटिविटी और लो कोरिसिटिविटी की इस्तेमाल होती है। तो आंसर इज थर्ड, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरिसिटिविटी। बताइए, जिसको थ्योरी क्लियर था, जिसने एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ के गया था, क्या उसके 4 नंबर इजी थे कि नहीं थे? बताओ, पहला ही क्वेश्चन आपसे बन गया। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने इस फिजिक्स फैकल्टी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन फिनिश, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इन ए हाइपोथेटिकल स्फीयर गैलेक्सी द मास डेंसिटी इज, ओहो, मास डेंसिटी दी हुई है इस क्वेश्चन में, कितना, K/R। ठीक है, इस टर्म में दिया हुआ है। If a planet is rotating at r0 distance from a center of galaxy, like this is the center of galaxy, इसके चारों तरफ एक planet like this, suppose that ये planet है जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है, r0 डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस लाइक दिस, यानी कि हमें टाइम पीरियड और r0 में ना कोई रिलेशन बताना है। मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मैं आपको ऑप्शन साइड में दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज t इक्वल टू रूट r0 अपॉन kg। सेकेंड ऑप्शन इज t इक्वल टू अंडर रूट 2r अपॉन kg। थर्ड ऑप्शन इज t इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई r0 अपॉन kg। एंड फोर्थ ऑप्शन इज t इक्वल टू अंडर रूट
पाई आर अपॉन के जी। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। सर कैसे करें? जब आपको डेंसिटी दी हुई है तो आपको मास और डेंसिटी का रिलेशन पता है पक्का, तो फटाफट से इसका मास निकाल लो। तो मास निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो। यदि टोटल मास निकालना है गैलेक्सी का, कहां से कहां तक, आर से ले 0 से लेकर आर नॉट, किसको इंटीग्रेट कर रहे हो आप, रो जो इसकी डेंसिटी है, इसकी वैल्यू रख दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट के अपॉन आर, ठीक है। और अब इसका एरिया अपन लोग ले लेंगे, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट है इसको आप कॉमन ले लो। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या आ गया इसमें से, m इजिकल टू 4 पाई के अपन ने कॉमन ले लिया, 0 से लेके आर नॉट तक हमें इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। किसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एक आर से एक आर कट जाएगा, आर डी आर। बच्चे आर का इंटीग्रेशन आपको पता है, आर का इंटीग्रेशन डी आर के रेस्पेक्ट में कितना होता है, आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहां से मास निकल के कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई के आर स्क्वायर। ये हमारा मास निकल के आ जाएगा 2 पाई के आर स्क्वायर। लेकिन आपको पहले ही पता था कि गैलेक्सी के चारों तरफ क्या घूम रहा है, जो प्लैनेट है वो गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। तो इसका मतलब है वो बैलेंस रखने के लिए, जिससे कि वो दोनों बैलेंस उसके चारों तरफ घूमता रहे, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स होना चाहिए पक्का। तो हम फटाफट से वही फॉर्मूला कंसेप्ट लगा देंगे कि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक एम से एक एम कट गया, और यहां से अपन लोग ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 2 पाई, इसके का इधर ले जाओ आप इसको, 2 क्या था ये, जी एम, इसके कैपिटल, इसके जगह पे कैपिटल एम की जगह पे आप क्या रख दोगे, जो वैल्यू थी ये वाली, आप ये वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई के आर नॉट स्क्वायर अपॉन क्या मिल जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा आर नॉट, ठीक है, 2 पाई के जी अपॉन आर नॉट, यानी कि कुल मिला के आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू मिल गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऊपर कर लो। तो इसके आगे आपने करना क्या था, इसके आगे आपने फॉर्मूला लगाना था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू जो आपको यहां से मिली थी आप उसको यहां पुट कर दोगे। जैसे ही आप उस वैल्यू को पुट करोगे आपको आंसर नंबर 3। देखिए इतनी जल्दी आंसर की आपको अभी तक नेट पे भी अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने मिलकर, जो हमारी एस्पायर लेसन्स क्लासेस की जो पूरी टीम है, फिजिक्स की टीम है, उस पूरी टीम ने मिलकर सारे बच्चों से डिस्कस किया कि बेटा किस तरीके का क्वेश्चन था। तो हमने अपने दिमाग से अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा, तो हमने एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। तो आप लोग अपना आंसर देख लें, तो आपका आंसर आना चाहिए, आंसर इज 3। चलिए इसके आगे की बात करते हैं, सारे बच्चे समझते चलें। इसके आगे जी, इसके आगे वाला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन था ए ब्लॉक ऑफ मास 3m। देखिए बहुत गजब क्वेश्चन था। ए ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड, इसके लिए उन्होंने एक डायग्राम दिया था क्वेश्चन में, सस्पेंडेड बाय ए मीटर स्केल लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन, एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड बाय ए मीटर स्केल रॉड ऑफ मास m। रोड का जो मास है वो m दिया हुआ है आपको लाइक दिस। ये कोई रोड है, इसका मास आपको m गिवन है, ये कोई स्ट्रिंग a और b मान लीजिए आप इसको, और ये कोई मीटर स्केल है 25, 50, ठीक है, 75 और लाइक दिस 100, और ये सेंटीमीटर में था बेटा। और ना ये जो आपको ब्लॉक था वो आपको 75 पे धरा हुआ था, ठीक है। इफ द टेंशन इन स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, kmg में इन इक्विलिब्रियम, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ ए पर, स्ट्रिंग ऑफ ए, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था पूरे उसमें, फिजिक्स का सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, लेंदी था।
आप लोगों ने बेशक ना किया हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने की जरूरत थी। तो कह रहा था कि देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, तो अपन को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपका पहला ऑप्शन है 5/4, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन था 4/5। थर्ड ऑप्शन आपका दिया था 3/5 और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया था बेटा 1/5। देखो आपको ना ये इक्विलिब्रियम में दिखाना है, ए पॉइंट आपको ना ए स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में दिखानी है, तो आपको इस पॉइंट के तहत आपको इसका टॉर्क निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा जी। तो टॉर्क आपको मैक्सिमम निकालना है, तो आपको टॉर्क उसमें दिखाना पड़ेगा कि टेंशन निकालने के लिए टॉर्क कितना हुआ। अब यदि आप लोगों ने टॉर्क निकाल लिया तो ही आपसे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। कैसे कि जब आपने स्ट्रिंग ली लाइक दिस, सपोज दैट ये स्ट्रिंग थी आपके, है ना, इसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 ग्राम मिलीग्राम अपन का लिखा हुआ 75 पे था, ठीक है ना। तो अपन को क्या मानना चाहिए था कि सपोज दैट 25 इधर से यहाँ पे 3 मिलीग्राम था, 3 मिलीग्राम और थोड़ा सा 50, क्योंकि टोटल 75 था, तो 25 और 50 में हमें इसे तोड़ना चाहिए था, और इसमें स्ट्रिंग में यानी कि टेंशन दिखाना था, टेंशन ऑफ वी, और हमने बस इसमें टेंशन लगानी थी, और टेंशन का जो हमें टॉर्क था, टॉर्क इक्विलिब्रियम दिखाना था। तो हमें यहाँ पे एक जो इक्वेशंस बनती है वो इक्वेशन इसमें बनानी थी बस आप लोगों को। यदि आप वो इक्वेशन इसमें बनाएं तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए मेरे साथ साथ इक्वेशन बनाते हैं कि सर आप ही बना दो, क्योंकि जब खतरनाक क्वेश्चन है तो सर बच्चे से कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो आपसे ही। तो टेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ थी कितनी 100 दे रखी है, क्वेश्चन में 100 है, ठीक है, माइनस जो उस पर वेट 50 वाले पे वेट कितना लटका हुआ था नीचे, मतलब mg मान लो, मास m मान लो, तो उसका वेट कितना हो गया mg हो गया, मल्टीप्लाई, और ये mg जो था मास m जो मास था वो कितनी लेंथ पर आ रहा था 50 पे, तो mg वेट के साथ उसकी मास मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 50। क्वेश्चन में पढ़ते चलो आप लोग। और जो 3mg था वो कितने पर है, मैंने अभी क्वेश्चन में लिखा था 25 पर, तो 3mg मल्टीप्लाई कितना 25 इक्वल टू 0। मजा आ गया। बस यदि जिसने ये इक्वेशन बना ली ना उसको क्वेश्चन समझ आएगा। ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था, मैं इसको लेंदी क्वेश्चन कहूंगा, ठीक है। उसके बाद में बस आप कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने, आप लोग यहाँ से सोल्व करें और यहाँ से आप TA की वैल्यू निकालें। जब ऐसे ही आप यहाँ TA की वैल्यू निकालेंगे तो TA की वैल्यू आएगी 5/4 mg। जैसे ही TA की वैल्यू 5/4 mg आएगा उसकी कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमें K की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि T = KMG हम लोगों ने लिया हुआ था। अब K की वैल्यू इससे कंपैरिजन करोगे तो K की जगह पे कितना आ रहा है 5/4, तो आपका आंसर इज, चेक करते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए आपका, 5/4, यानी कि आंसर इज फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट आंसर इज 5/4, ठीक है। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं था कि आपको हो ना, आपको सिर्फ इसमें टॉर्क का फॉर्मूला लगाना था और आपको डायग्राम को एनालाइज करना था बस, ठीक है। चलिए मैं अपनी स्लाइडों को किसी को रफ नहीं कर रहा हूं, आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत लगेगी तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइल ऑफ, बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा मैग्नेटिक का, बहुत गजब क्वेश्चन, कि एक कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट ए डायमेट्रिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, सारे बच्चे लिखें, क्वेश्चन लिखें। ए कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट ए डायमेट्रिकल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, ये सब गिवन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप, यानी कि आपको V मैक्सिमम निकालना था, और क्वेश्चन में गिवन था रेडियस, क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी, और आपको निकालना सिर्फ इसमें कितना है, इसमें आपको निकालना है वोल्टेज डेवलप, कि उसने कितना वोल्टेज डेवलप किया। क्वेश्चन बहुत इजी है,
क्या आप करेंगे? मैं आपको कुछ समय देता हूं, चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। 30 सेकंड में आप क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन का डायग्राम भी मैं आपको साइड में बना देता हूं। ये कोई कोइल है, ठीक है, इसमें एक स्टेट कंडक्टर है जो कि इस तरीके से घूम रहा है और इसका रेडियस r है और b मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको बताना है फॉर हाफ रोटेशन इट टेक्स ए टाइम ऑफ फॉर 0.2 सेकेंड, यानी कि वो हाफ टाइम पीरियड करने में कितना समय ले रहा है, टाइम भी हमें गिवन है 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना है इसके अंदर वोल्टेज निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। आपको ऑप्शन दे देता हूं इसके। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वोल्ट। थर्ड 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वोल्ट। और फोर्थ ऑप्शन इज 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वोल्ट। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया। आपको मैक्सिमम क्या निकालना है, वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है। कोशिश करो कि क्या हो सकता है। आप सोचो कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई कोइल घूम रही है, तो जब कोइल घूमती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी हम साइड की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि इनसाइड होगा क्या आउटसाइड होगा। तो इसका मतलब जब वो कोइल घूम रही थी तो उसमें कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लक्स कितना, फाई इक्वल टू वी डॉट ए, समझ में आ रहे हो ना। तो सबसे पहले इसका फ्लक्स निकालो, चलिए निकालते हैं, मेरे साथ साथ निकालें। तो सबसे पहले इसका फ्लक्स कितना होगा बेटा, सारे बच्चे बताइएगा। फ्लक्स आंसर करिएगा। फाई इक्वल टू कितना होता है, फ्लक्स कितना होता है बेटा, वी डॉट ए। और आपको पता है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, वी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा कितने से घूम रहा है वो आपको भी पता है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। तो इसको लिख सकते हैं वी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हम उसका फेज डिफरेंस भी पता कर सकते हैं, कितना होगा फेज डिफरेंस इसका, ओमेगा टी का। ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालते हैं, फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ निकल जाता है। कैसे, माइनस के डी फाई ओवर ऑफ डी टी। सारे बच्चे फटाफट से इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, इस वाले फंक्शन का। अब तो इजी हो गया ना आप लोगों के लिए करना, तो फटाफट से करो। कितना आ जाता है, ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना आ गया, इतना यहां से फ्लक्स आप लोगों ने निकाल लिया। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी है, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ईएमएफ की। तो ईएमएफ मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम 90 डिग्री पर ना। तो 90 डिग्री साइन 90, साइन 90 1 होता है ना। तो यानी कि ये फंक्शन मैक्सिमम कहां पे हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वी ओमेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन अप थी, फटाफट से रख दीजिए। तो ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर वी ओमेगा। ठीक है, और आपके पास पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। आर की वैल्यू कितनी गिवन थी, क्वेश्चन में देख लें एक बार दोबारा से, 10। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन थी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वोल्ट। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, शायद ये रहे, नहीं लिखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, yes, this is the option number third. Your answer is 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 वोल्ट। आपका आंसर यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बेटा पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा, मतलब मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट इसलिए है कि क्वेश्चन में वाकई में बहुत मजेदार वाली बात करी है। ए सिलेंडर, लिखो सारे बच्चे, लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा। ए सिलिंड्रिकल कंटेनर रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5, एंगुलर स्पीड दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर।
फाइंड हाइट h, हमें h हाइट फाइंड आउट करनी है एज शोन फिगर, विच वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। हमें h हाइट फाइंड आउट करनी है कि जहां पे वाटर इक्विलिब्रियम में हो, किसके रेस्पेक्ट में, कंटेनर के रेस्पेक्ट में। और क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ओके, और इसका रेडियस हमें 5 गिवन है और हमें h हाइट ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑप्शंस है आपके 2.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 2.50 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। क्या करोगे आप, सोचो भैया, करना क्या है, सॉल्यूशन करना है तो करते हैं ना सॉल्यूशन। आप बताइएगा कि इस कंटेनर में जो वाटर है ना वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो रोटेट तो कर रहा है, वो ऐसे रोटेट करे कि आप ये मान के चलो कि जो वाटर लेवल है ना पानी का वो बिल्कुल इससे ऊपर नीचे ना हो, वो इस तरीके से रोटेट करे। लाइक दिस, आप ऐसे करते हो ना, आप दूध निकालते हो ना, मतलब दूध चलाते हैं आपकी मम्मी, मक्खन निकालते हो ना, तो उसके ऊपर एक ऐसे ऐसे करके वो रहता है और उसको ऐसे ना वो रिंग ऐसे करके घूमती रहती है, वो इक्विलिब्रियम में तब तक है जब तक कि वो दूध है ना बाहर ना छिलके। अब यहाँ पे दूध मक्खन निकालने वाला कंसेप्ट लगाओ, और मक्खन निकालने वाला कंसेप्ट के लिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल आप करोगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, रो जो उसकी डेंसिटी dr ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही तो फोर्स था हमारा, m ओमेगा स्क्वायर आर ना। अब m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने डेंसिटी वाला टर्म यूज कर लिया, इक्वल टू mgh, याद करो, इक्वल टू mgh की जगह पे यूज कर लो रो जी जो उसकी डेप्थ है dh, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर, अब टोटल इसको निकालने के लिए, इसका मास को निकालने के लिए क्या करोगे, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करोगे, कहां से, 0 से लेके r जो दे रखी है आपको रेडियस, तो 0 से लेके r तक इसको इंटीग्रेट कर दो, किसको, r dr को। ऐसे यहाँ पे g दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, यहाँ पे 0 से लेके h तक इससे इंटीग्रेट करो dh। अब आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन dh के रेस्पेक्ट में h, और यहाँ पे r का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करो फटाफट से, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं क्योंकि इतना टाइम तो मुझे सोल्व करने में लग रहा है, आपको नहीं लगेगा इतना ना, क्योंकि यहाँ मेरे को आपको दिखाना भी है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, इसके आर की जगह आर का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो मैं एक बार में फटाफट से सोल्यूशन लिख दूं डायरेक्ट, मैं सोल्यूशन क्या मतलब इसका रिजल्ट लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। अब पूरे के नीचे 2 लिख दो, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेट डीएच के रेस्पेक्ट में एच, तो ऊपर की लिमिट एच आ जाएगी जी एच। निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है इसमें वाट हाइट, यानी कि हमें हाइट निकाली, यानी कि एच निकालना है, तो निकाल दो ना, एच निकालना, तो एच यहां से निकालेंगे, एच इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2g। ऑप्शन देखो फटाफट से, अब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू पता है और जी की वैल्यू पता है हमें, ठीक है ना। फटाफट से वैल्यू रखोगे और आंसर निकालोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, आप जैसे ही सोल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा, आंसर नंबर 2। सोल्व करना बेटा, आंसर इज नंबर 2, यानी कि आंसर 29.5। मैंने गलती से इसका ऑप्शन चेंज कर दिया है जी। आप इसका आंसर निकालना, इसका आप वैल्यू रखनी है बस आप लोगों को, और फटाफट से इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको ओमेगा की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है और जी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो, यदि आपने काम कर लिया तो आपको आपका आंसर मिल जाए। चलिए छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिट और डायमेंशन, जो कि दूसरे लोग नहीं देखते हैं इस चीज को, बोलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार आएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। क्या क्वेश्चन आया था कि द फोर्स F, velocity V, area is considered as the fundamental physical quantity. The dimension formula of Young modulus of elasticity.
ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसका मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई डिपेंडेबल है किस किस के ऊपर बेटा? फोर्स, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एरिया। ठीक है, आपको पता है ना कि सर यंग मॉडुलस की डायमेंशन कैसे निकालें? आप काहे को चिंता करता है? सबसे पहले इसको इक्वेशन को सही तरीके से लिख ले। यहां से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा, कांस्टेंट के लगा, एफ की पावर ए, वी की पावर बी और ए की पावर सी। यंग मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपॉन ऑफ एरिया, फोर्स अपॉन ऑफ एरिया। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? MLT-2 अपॉन ऑफ एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया था, यानी कि ML-1 T-2। यहां फटाफट से लिख लो ML-1 T-2, ठीक है, इक्वल टू, इस साइड में भी फोर्स है, कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, फोर्स है MLT-2 की पावर a और वेलोसिटी LT-1 की पावर b और इधर एरिया एल स्क्वायर की पावर c। ठीक है, फटाफट से यहां से ABC की वैल्यू निकालो और कंपैरिजन कर दो दोनों तरफ का, आपको आंसर मिल जाएगा। और आपका पहला ही ऑप्शन था कि y इक्वल टू f की पावर 1, v की पावर 0 और a की पावर -1। दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका पहला ही ऑप्शन था, आपसे हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसके आगे 7वां क्वेश्चन, मतलब ये सोच लो कि ये क्वेश्चन ही नहीं है, तो बहुत इजी है। 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा, कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी, किस किस का रेजिस्टिविटी ऑर्डर दे रखा है, मैं ऑप्शन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑर्डर दे रखा है कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर Cu, कॉपर का हो गया, और Hg, टंगस्टन और Hg। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं रेजिस्टिविटी ऑफ Hg आपको पता है कितनी होती है? जिसको ये पता था उसको ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम की कितनी होती है? सबका -80 है, लेकिन कॉपर का और W, तो आप देखो किसकी सबसे ज्यादा है? Hg की, फिर उसके बाद में W की, लाइक दिस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको यदि ये रेजिस्टिविटी पता थी तो आपको इसका आंसर बहुत फटाफट जल्दी से देके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद ही आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें, टू ट्रेन A एंड B मूविंग विद स्पीड, टू ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ ट्रेन ऑफ A, अनदर ऑफ ट्रेन ऑफ B, ठीक है। टू ट्रेन फर्स्ट 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 36 को मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड पहली स्पीड आ गई। दूसरी 72 किलोमीटर पर आवर, 72, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आपका सेकंड की स्पीड आ गई, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चल रही हैं, तो अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इधर चल रही है। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब अपोजिट चल रही है। ए मैन मूविंग इन अ ट्रेन ए, एक आदमी है जो कि ट्रेन ए में बैठा है, विद ए स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन में बैठा है और ट्रेन में ही चल रहा है कितनी स्पीड से?
1.8 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने मीटर पर सेकंड बदला है, आपको भी ये बदलना पड़ेगा। तो नीचे 18 जाएगा, वो कट जाएगा तो 0.2 समथिंग में आ जाएगा। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, मतलब उसी के अंदर डायरेक्शन अपोजिट चल रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन एज, मैं सोच ही रहा था कि आदमी की डायरेक्शन वेलोसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। और योर ऑप्शन इज, भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सारा काम तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया, क्वेश्चन ने खुद ही समझा दिया, मैंने क्या समझा दिया। ठीक है, करिए, कोशिश करिए कि आदमी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू v निकालना है। कोशिश करें आप लोग फटाफट से, यदि आपसे हो जाएगा, मुझे लग रहा है आई थिंक कि आपसे हो जाएगा, आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, वैसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू v निकालना है, लगाओ कंसेप्ट। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन भी, यानी कि इसको हम vm भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन a किसके रेस्पेक्ट में, विद v, यही लगेगा। ठीक है, अब अपन लगा लें, यहां पे कुछ नहीं करना, अपन को इसको इधर ले लें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू a प्लस, अब इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ v, यही लिख सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ मैन हमें दे रखी है, क्योंकि नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 0.5 मैंने कहा था सॉल्व करके उसको आ जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ 10 निकाली थी हमने, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो -20, कितना हो गया 10 और 20 30 में से कितना हटा दें 0.5, कितना बचा 29.5 मीटर पर सेकेंड। तो अपना आंसर देख लें हम, 29 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कितना इजी था प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोगों ने देखा कि 8 के 8 क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं लगी, हम इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो गए हमारे। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था, बस आपको समझ में आना चाहिए था कि डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द शो एंड फिगर। अपन को क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही आसान क्वेश्चन था। एक इमेज फॉर्म कर रहा है, एक मिरर, ठीक है, शो, और ऑब्जेक्ट यहाँ ओ पे रखा है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, ठीक है, ये इसका पोल और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, कहता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि रियल ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रियल इमेज, तो मतलब बोल रहा है कि जो वो होगा वो क्या होगा, नेचर रियल होगा, मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा या इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा या इन्वर्टेड होगा, और फोर्थ ऑप्शन इज वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इमेज। अब आप खुद सोचो यार, ये क्वेश्चन कुछ है क्या? इस क्वेश्चन को तो आपने ना, मतलब यहाँ से कोई लाइट रे गई, यहाँ से जैसे इंसिडेंस होती है, तो बताओ वो कहाँ जाती है, इसके फोकस से होके जाती है, ठीक है, फिर एक लाइट रे हम लोग इसके पोल पर डालते हैं, फिर से वो इसको यहाँ कट करती है, ठीक है ना, लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के यहाँ बीचों बीच करती है, तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। मान लो ये कि ऑब्जेक्ट ए बी था, तो इसकी इमेज ए डैश और बी डैश पे बन गई। तो आप बताओ कैसी बन गई?
यानी कि इमेज जो होती है वो कैसी होगी, रियल होगी, छोटी डिमिनिश्ड होगी और उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या क्या होगी, रियल, एक सेकंड बेटा, क्या क्या होगी हमारी इमेज, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बेहद ही आसान, और इससे ज्यादा तो आसान कुछ और नहीं हो सकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 मोल ऑफ O2 मिक्स विद 5 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T। मतलब 3 मोल ऑक्सीजन को मिक्स किया गया है 5 मोल आर्गन के साथ में टेम्परेचर T पे। फाइंड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई इसमें तो जिसको फॉर्मूला पता था उसके काम बन गया, बाकी रह गए। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, केटीजी का सबसे बेहतरीन सवाल। द डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ N1 RT प्लस F2/2 N2 RT। ठीक है, बस क्या क्या है, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लिखते हैं 5/2, N1 कितने मोल, 3 मोल, N2 R टेम्परेचर तो सेम ही है, प्लस दूसरा उसके लिए ऑर्गन के लिए 3/5 कितने मोल, 5 × R। आप सॉल्व करेंगे, आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 × 15, ठीक है, यानी कि 15 RT। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए थे बेटा 12 RT, 19 RT, 15 RT और 10 RT। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज 15 RT। हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए बेटा। किसी भी बच्चे को यहां तक जो मैंने समझाया, मैंने IIT JEE मॉर्निंग शिफ्ट जो सुबह का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, मैंने उसके 10 क्वेश्चन आपको समझाए कि कितना इजी था इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैं आपको 2, 3, 4, 5 जब तक हमारे IIT JEE के टोटल पेपर खत्म हुए हैं, मैं आपको पूरे सेट आपके सामने अपनी हर एक वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस, ठीक है, चाहे वो IIT JEE का बच्चा है चाहे मेडिकल का बच्चा है, IIT JEE वाले जो पेपर दे के आए वो अपना मिलान कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। और नीट वाले बच्चे जिस प्रकार मैं IIT JEE वाले बच्चों को समझा रहा हूं, सबसे पहले यही चैप्टर और टॉपिक को क्लियर करेंगे। जिस प्रकार मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप वैसे ही टेक्निक्स, वैसे ही तरीके अपनाएंगे पेपर में, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में। आपको सोचना आएगा अच्छे से कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोचना है, उसको आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो मेरे 15 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, सेकंड शिफ्ट जो हमारी लगी थी फर्स्ट शिफ्ट के ही, मैं आप लोगों से बात करूंगा। उसके बाद में मैं 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की भी बात करूंगा। पहले मैं अभी फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसके 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। जब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करिए और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।